नमस्कार मेरे सभी साथियों को, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, मुगल काल। तो आज भाग 1 होगा हमारा मुगल काल का। हम पूरा प्रॉपर थ्योरी से पढ़ेंगे और वो सभी प्रश्न कवर करेंगे जो किसी भी एग्जाम में आते हैं। तो हम इस लेवल से पढ़ेंगे, चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम दे लो, चाहे बड़े से बड़ा, हर तरह के एग्जाम के हर तरह के प्रश्न आपके आज की वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सभी साथी हमसे जुड़ जाएं। और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जो जैसे जैसे भी है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आप सभी बार वीडियो को शेयर करके जुड़ जाइएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने हमारा मुगल काल का अगर हम जिक्र करें तो हम शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। सबसे पहले मुगल काल की यात्रा कैसे रही, इस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले पाषाण काल, फिर सिंधु काल, फिर वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक, उसके बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, फिर मौर्य उत्तर काल, उसके बाद आता हमारा गुप्त काल, फिर गुप्त उत्तर काल, उसके बाद राजपूत काल, और राजपूतों के बाद दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अगर हम जिक्र करें तो इसकी स्थापना 1206 में, दिल्ली सल्तनत का अगर हम जिक्र करें तो इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसी में दिल्ली सल्तनत के ही एक वंश जिसका नाम है लोधी वंश, लोधी वंश, और उसके शासक थे इब्राहिम लोधी। उनको हराकर मुगलों के राजा बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य कहां से आया, कैसे आया, इसकी क्या यात्रा रही, हम अभी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे आज के भारत का मैप है और इससे जो लगता हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का। 1526 की अगर हम बातें करें, मुगल काल की अगर हम बातें करें, उसमें पाकिस्तान तो था नहीं, ये पूरा ही भारत का हिस्सा था। और जो आप ये देख रहे हो अफगानिस्तान का भाग जो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, अफगानिस्तान के एक छोटे से रियासत जिसका नाम था फरगना। क्या नाम था? फरगना। फरगना की अगर हम जिक्र करें तो फरगना के जो शासक थे वो थे मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख। ये मिर्जा क्या होता है? ये मिर्जा उपाधि होती है। जैसे हमारे बादशाह होते हैं, इसी तरह जैसे महाराज होते हैं, महाराजा होते हैं, महाराणा होते हैं, ऐसे ही मिर्जा एक उपाधि का नाम है। तो जो फरगना रियासत के जो राजा हुए उनका नाम हुआ मिर्जा उमर शेख। और इन्हीं की जो संतान हुई जिसका नाम हुआ मिर्जा जहुरुद्दीन बाबर। देखिए लिखाई आप समझ आइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, खैर आप एडजस्ट कर लेना, मैं बोल बोल बताता रहूंगा, ठीक है। तो इन्हीं की संतान हुई मिर्जा जहुरुद्दीन बाबर। मैं थोड़ा थोड़ा हरियाणवी टच भी लेके आऊंगा पढ़ाने में आपका, और थोड़ा थोड़ा राजस्थानी भी, थोड़ा थोड़ा हिंदी का भी हम मिला जुला के पढ़ेंगे ताकि इंटरेस्ट सा हमारा बना रहे, ठीक है। तो मिर्जा जहुरुद्दीन बाबर इनकी संतान हुई। इनकी माता का नाम, बाबर की माता का नाम कुतुल निगार खान। देखिए बाबर के बारे में पढ़े तो माता पिता का नाम जरूरी है पढ़ना। इसके बाद देखिए बाबर का जन्म कब हुआ, तो सर 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। 14 फरवरी को क्या होता है सबको पता होगा, आजकल वालों को तो पता ही है, वैलेंटाइन डे होता है भाई। हाँ, इसको नहीं भूलोगे आप, मुझे पता है वैलेंटाइन डे होता है। तो वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बाबर थे वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट थे। खैर ये तो बाद का महत्व है, लेकिन हम याद करने के लिए पढ़ लेंगे। बाबर जो थे 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था। एकमात्र मुगल शासक जिसका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ। हमें तो याद करने से मतलब है 1483 को इनका जन्म हुआ, जब ये 4-5 साल के थे। बाबर 4 से 5 साल के, छोटी सी उम्र में ही इन्होंने बहुत सारी कलाओं का ज्ञान ले लिया था और छोटी सी उम्र में ही बाबर गद्दी पर भी बैठ गए थे। ये हर काम में एडवांस था बंदा,
कुछ ही काम हो, हर काम में एडवांस। अपने पिता को ही बोलता रहता था, क्या पिताजी ये ऐसे नहीं ऐसे करो, हर काम में एडवांस। यहाँ तक कि माँ के पेट में भी 7 महीना टिका, 9 महीने नहीं, वहां से भी जल्दी आ गया, इतना एडवांस था बाबर। देखो अगर हम बाबर के बारे में पढ़ें, जब बाबर की उम्र हुई 7 वर्ष, तब बाबर कहता है, क्या पिताजी आप ये फरगना जैसी छोटी सी रियासत पर राज कर रहे हो, जिस दिन मैं राजा बनूंगा ना, यहां से अगर फरगना से देखे भारत को तो ये दक्षिण पूर्व का क्षेत्र पड़ता है, कि मैं जिस दिन राजा बनूंगा ना, इस दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर राज करूंगा। 7 साल की उम्र में इतनी दूरदर्शी सोच होना एक महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। हर काम में एडवांस था बंदा, तो इसमें भी एडवांस था। तो हुआ क्या, इसके कुछ समय बाद अगर हम जिक्र करें सन 1484 में, बाबर के जो पिता थे मिर्जा उमर से उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1484 में 11 वर्ष की आयु में बाबर बैठ जाता है फरगना की गद्दी पर। तो देखो जी, छोटी सी उम्र में बाबर गद्दी पर भी बैठ गया। अब हुआ क्या, जब पड़ोसियों को ये लगता है ना कि इस घर का मुखिया कमजोर है, तो वो उसी टाइम समस्या उत्पन्न करनी शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कैसे न कैसे ये हमारे कब्जे में आ जाए। वही बाबर के साथ हुआ पड़ोसियों को। इनके पड़ोसी कौन, यहाँ एक देश आपको दिख रहा होगा, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ के जो राजा थे उनको लगा ये छोटा सा बच्चा गद्दी पर बैठ गया, जो महान इनका मुख्य राजा था उनका तो देहांत हो गया। तो क्या किया, उज्बेकों ने फरगना पर आक्रमण शुरू कर दिए। ये उज्बेक हैं जो ये भी मुसलमान हैं। जो उज्बेक जाति के मुसलमान थे उनको उज्बेकिस्तान कहा गया, जहां उज्बेक जाति के मुसलमानों का राज था, और यहाँ मुगलों का राज था, इसे अफगानिस्तान। तो उज्बेकों ने क्या किया, फरगना पर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत सारे हमले किए, इतने हमले हुए बाबर को कि बाबर को तोड़कर रख दिया इन हमलों ने। वो दक्षिण पूर्व अर्थात भारतवर्ष पर राज करने के तो दूर, खुद यही नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे एक और हमला हुआ उज्बेकों से एक और हमला हुआ, जिस राजा के महान सेनापति का नाम था शेवाली खां। ये शेवाली खां कौन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शेवाली खां ने बाबर पर हमला किया, बाबर को हराया, और साथ साथ बाबर की बहन को भी उठा के ले गया। अब भाई बहन को उठा के ले गया तो क्या किया, शादी कर ली, जबरदस्ती बाबर की बहन से शादी कर ली और बाबर को हरा भी दिया। बाबर सोचने लग गया, ये तो यार मामला गड़बड़ हो गया, करूं तो करूं क्या। बाबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, राजपाट भी गया, पिताजी भी मर गए, बहन ने भी उठा ले गया, क्या करें। बाबर चिंता में, तो भाई चिंता में होया तो करे क्या। उसके बाद 1497 में बाबर ने पहली शादी की, और 1507 तक एट्रिक लगा दी, 3 शादियां कर ली। खुद परेशान, 3 बिननी ले आया, 3 लुगाई ले आया, और ज्यादा परेशान, तो मामला बिगड़ गया। हाँ, 1457 तक 1507 तक शादी तो कर ली 3, और संतान हुई पूरी 1 भी। बाबर सोचने लग गया, यार तो समस्या में आ गई बात, राजपाट भी गया, हार भी होगी, किस्सा भी खत्म, 3 लुगाई आ गई, संतान 1 भी कोनी। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरी 1 भी संतान नहीं है, मेरी नहीं बाबर की। हाँ, तो बाबर ऐसा सोचने लग गया, मेरी तो 1 भी संतान नहीं, तो क्या करूं। तो क्या करा, बाबाओं के पास गया, ज्योतिषियों के पास गया, जाके बोला महाराज ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, क्या करूं। तो एक ज्योतिषी ने बताया, ये जो तू मिर्जा की उपाधि लिए बैठा है ना, मिर्जा की, इसका मामला है सारा, इस उपाधि को त्याग दे। तो बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग दी। ये हमारे प्रश्न बढ़ रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे, कि मिर्जा ने बाबर की मिर्जा की उपाधि कब त्यागी, तो 1507 में। और 1507 में मिर्जा की उपाधि का त्याग करके इसने बादशाह उपाधि को धारण किया। कौन सा, बादशाह। ये ध्यान रखना, ये जो बादशाह शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, तुर्की भाषा का। और यदि मुगलों की भाषा पूछी जाए, मुगलों की जो भाषा थी वो है फारसी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपसे पूछा जाए ना कि बादशाह कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। और हाँ, इसी बादशाह का शाब्दिक रूपांतरण है बादशाह। इसके बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। कब धारण की, 1507 में।
और इस उपाधि के धारण करने के 9 महीने बाद, 9 मंथ बाद, 9 महीने बाद जो चाहिए था वो हो गया। क्या हो गया? संतान हो गई। अगर हम जिक्र करें 6 मार्च 1508 तो बाबर के घर एक संतान ने जन्म लिया। संतान के जन्म होते ही बाबर को लगा, अरे वाह, अब मैं भाग्यशाली हो गया। क्या हो गया? भाग्यशाली हो गया, मेरे घर संतान पैदा हो गई। और उसने अपनी संतान का नाम हुमायूं रखा। हुमायूं, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। हुमायूं का क्या अर्थ होता है? भाग्यशाली। और उसे लगा कि मैं तो भाग्यशाली हो गया, तो उसने अपने संतान का नाम भाग्यशाली रख दिया। जो ये हुमायूं था ये अपने पिता के लिए भाग्यशाली था, क्योंकि इसको प्राप्त करके उसका पिता भाग्यशाली हो गया। और ये अपने पुत्र अकबर के लिए भी भाग्यशाली था, लेकिन खुद के लिए हमेशा दुर्भाग्यशाली रहा। इसका बड़ा खतरनाक जीवन की यात्रा रही इसकी। और ये तारे जो नहीं था, बहुत पढ़ा करता, बहुत पढ़ा करता। उस टाइम तो कोई भर्ती को नहीं आई, उस टाइम कोई भर्ती को नहीं आई। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये तो कहाँ यूपीएससी कोई भर्ती होती ना, तो इसका सिलेक्शन श्योर था बंदे का, इतना पढ़ा करता है। अच्छा राजा नहीं था, ठीक है। तो 1508, 6 मार्च 1508 का जिक्र करें तो हुमायूं का जन्म हो गया। बाबर को लगा अब तो मैं भाग्यशाली हो गया। और तभी ये घटना और घटी जो हमने पढ़ा था, सवाली खां जिसने बाबर पर हमला किया और इसकी बहन को उठाकर ले गया था। इसका अपने राजा के साथ विवाद हो गया और इसको उज़्बेक का राज छोड़ना पड़ा। तब इसका ध्यान में आया इव के करा, इधर तो राजा उज़्बेक का रहने नहीं देवे और जमा कहाँ, तो इसे सोचा एक ही ऑप्शन है, तो बाबर के पास जाए, देखी जाओगी। फिर सोचा उसकी तो बहन उठा के जा रखी है मैंने, वो तो गुस्से में होगा। फिर सोचा और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, जाना ही बाबर के पास पड़ेगा। तो उज़्बेक का जो राजा का सेनापति सवाली खां था बाबर के पास आया और आके बोला बाबर, मान चाहे ना मान, जिज्जा तो तेरा मैं ही हूं। अब भाई बाबर ने सोचा इसके साथ लड़ाई करूंगा तो ये वैसे शक्तिशाली है, मेरे को एक बार हरा चुका है, तो क्यों ना मित्रता ही कर ली जाए। तो बोला डोंट वरी जीजाजी, मुझे तो आपका ही इंतजार था, कब मेरे जीजाजी आए, कब मैं स्वागत करूं। तो इस तरह बाबर और सवाली खां की संधि हो जाती है। अब बाबर और सवाली खां की संधि हो जाती है तो क्या क्या होता है देखिए। अगर हम बाबर और सवाली खां की संधि की बात करें, एक बार इसको साफ कर लेता हूं थोड़ा सा। बाबर और सवाली खां की संधि से बाबर को क्या क्या फायदे हुए? बहुत ही फायदे हुए भाई। बाबर से तो तकड़ा ही था सवाली खां, तभी उसको हरा के उसकी बहन को उठा के ले गया। इससे बहुत फायदे हुए। पहली बात, पहला जो फायदा हुआ वो हुआ तुलुगमा युद्ध नीति। आप पढ़ते आ रहे होंगे जो तुलुगमा युद्ध नीति है वो बाबर के पास कहां से आई? वो सवाली खां की नीति थी, बहुत खतरनाक। जब जब इस विधि का, इस नीति का प्रयोग हुआ है तब तक बड़े खतरनाक युद्ध हुए हैं, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो और चाहे भारत में कहीं भी हुआ हो। जब जब भी इसका प्रयोग हुआ है तब तक बड़े खतरनाक युद्ध हुए हैं। इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि होता क्या है तुलुगमा युद्ध नीति। दूसरा, उसको सेना मिली, खुद की तो सेना थी बाबर के पास, और जो सवाली खां की सेना थी वो भी मिल गई, उसकी ताकत दुगनी हो गई। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो हुआ वो फायदा हुआ तोप खाने का। सवाली खां के पास तोपें थी, वो तोपें आई कहां से थी? वो तोपें, ये जो ईरान का क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये तोपें यहां से आई थी। तो तोपों का अगर हमसे प्रश्न पूछे सबसे पहले तोपों का आविष्कार कहाँ हुआ, तो हम कहेंगे ईरान। गोली बारूद बंदूक जो भी सारा सिस्टम था, तोप वगैरह, ये सब ईरान में बने। ईरान से ये उज्बेकिस्तान आए, उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए। तो तोप खाना, सेना और तुलुगमा युद्ध नीति, ये सब बाबर को फायदे हुए सवाली खां से संधि करने के। तो तुलुगमा युद्ध नीति क्या है इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। तुलुगमा युद्ध नीति का क्या मामला है? ये मामला है, अगर अफगानिस्तान का जिक्र करें हम तो वहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा है। तो कुछ ऐसा मानो यहाँ पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ियाँ है, यहाँ पहाड़ियाँ है, मान लो यहाँ पहाड़ियाँ है, हर जगह पहाड़ियाँ हैं।
तो तुरुगमा युद्ध नीति का क्या मामला था? मान लो एक राजा के पास इधर 20,000 की सेना है, एक राजा के पास इधर 25,000 की सेना है। तो 20,000 वाले के पास अगर तुरुगमा युद्ध नीति है तो ये कैसे करेगा? तो 25,000 की सेना वाला है ना, ये अपनी पूरी की पूरी सेना को यहाँ मैदान में उतार देगा और ये क्या करेगा? ये अपने 4,000 सैनिक लगभग यहाँ छुपा देगा, 4,000 यहाँ छुपा देगा, 4,000 यहाँ छुपा देगा और जो बाकी बचे 10,000 सैनिक उसको मैदान में उतार देगा। तो जैसे ही ये सेना आगे बढ़ेगी, जैसे ही सैनिक आगे बढ़ा, इधर पहाड़ी के पीछे से लगा तीर और मामला, तो सेना को लगा इधर कौन सी सेना, इधर से तीर आ रहे हैं। जैसे ही कुछ सेना इधर मुड़ी तब इधर से तीर आने स्टार्ट हो गए। तो सेना को समझ ही नहीं आ रहा मामला क्या हुआ। जैसे ही सेना इधर बढ़ी, इधर से तीर आने स्टार्ट हो गए। जैसे ही सेना का मनोबल टूटा, वो घबरा गई, तब इस 10,000 की सेना ने पर हमला कर दिया। इस तरह छुपकर हमला करने की जो विधि है, जो नीति है, उसको तुरुगमा युद्ध नीति कहा गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो बाबर के पास सेना भी हो गई, तोप भी हो गई और तुरुगमा युद्ध नीति भी हो गई। अब बाबर किसके काबू आ रहा था भाई? अब बाबर सोचने लगा तेरे जैसा तो कोई महान है ही नहीं, अब बताओ क्या मामला है। मेरे पास सेना भी महान सेना है, मेरे पास युद्ध नीति भी, मेरे पास तो तोपे भी है, अब तो मैं उछाड़ दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। अब क्या हुआ? ये जो पंजाब का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान में अब पंजाब बंट गया, हमारा पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। ये जहां पाकिस्तान में जो क्षेत्र था पंजाब का, यहाँ पर 2 जगह थी। पहली बाजोर और दूसरी भेरा, ये दोनों पास पास पड़ती है जगह, यहाँ पर किले हैं। तो बाजोर और भेरा में एक जाति रहती थी, लुटेरी जाति, जिसका नाम था यूसुफजाई। क्या नाम था? यूसुफजाई। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। यूसुफजाई जो जाति थी वो लुटेरी जाति थी। उसका काम क्या होता था? बड़े लिचड़ टाइप के, मतलब लल्लू पंजू टाइप के, चिट्टी चोर, ऐसे टाइप के लुटेरे थे। उनको कोई मतलब नहीं, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, ऐसे अपने बाहर पशु जानवर मान देते हैं, बकरी गाय भैंस, वो खोल ले जाए। कोई बहू लेके आने लग रहा है, उसके जवारा धीरे पैसे वैसे लूट लिए। उनको कोई मतलब नहीं अमीर गरीब से, कोई कैसे फंसा वैसे लूट लिया। ऐसे टाइप की जाती थी ये। आसपास के क्षेत्रों में ये लूटपाट करती थी। तो ऐसे ही एक बार ये बढ़ती बढ़ती लूटपाट के लिए फरगना पहुंच गई और फरगना में वही काम, जनता से लूटपाट करी। किसी की भैंस खोली गई थी, बकरी का कीमे, और वापस अपने बाजो भेरा पहुंच गए। तो बाबर उधर शहंशाह बादशाह बना बैठा, उधर जनता गई, अरे बाबर तू कैसा बादशाह है, तेरे होते हुए तेरे राज में लुटेरे लूटपाट करके चले गए। अरे बाबर तेरा ध्यान किधर है, ये लुटेरी जाति इधर है। जनता परेशान। बाबर बोला ऐसे कैसे भाई, मेरे होते हुए ऐसे कौन लूटपाट कर लेगा, मुझे बताओ, अब तो मेरे पास तोहफा उड़ा दूंगा सड़कों सबको। तो बाबर तैयारी करके इधर बढ़ता है बाजोर और भेरा की तरफ। तो उसने देखा ये बाजोर का किला, जैसे ही फिर उसकी नजर पड़ी भेरा के किले पर, वो थोड़ा बड़ा किला है। बाबर ने भेरा के किले पर आक्रमण कर दिया। ये बात कब की है? ये बात 1519 की है। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बना कि बाबर ने भेरा के किले पर आक्रमण कब किया? 1519 में। और उस समय की अगर बात करें तो उस समय भेरा भारत में था। और प्रश्न यहाँ भी आता है, पहली बार तोप का प्रयोग भारत में कब किया गया? तो हम कहेंगे 1519 भेरा के किले पर। अगर 1519 पेपर में ऑप्शन में नहीं है तब हम 1526 करेंगे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पानीपत के युद्ध में प्रयोग हुआ था तोपों का, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, तो भेरा के किले पर आक्रमण कर दिया बाबर ने और वहां देखा लूटपाट का बहुत सारा सामान था, उसको एकत्रित किया। और बाबर को जैसे ही होश आया, देखा तू कहां पहुंच गया, तब उसको याद आया तू तो भारत पहुंच गया। उसने पूछा कहां है हम तो भारत हैं। तब उसको पता लगा, वो अपने 7 साल की उम्र में बचपन में जो सपना देखा करता था वो उसका फिर से साकार होने को आ गया। उसने लगा अरे तू तो भारत पहुंचा, तू तो सपने को भूल ही गया था। फिर उसका मामला क्या बैठा, फिर उसने सोचा कि मैं भारत पर हमला करूं, भारत पर हमला करूं। उससे पहले मुझे तो पता ही नहीं
कि भारत में मामला क्या क्या है, कौन राजा है, कैसी वहां की भौगोलिक स्थितियां है, क्या पता दूर दूर तक रेगिस्तान हो, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी सेना तो भूखी प्यासी मर जाए, मेरी सेना तो भूखी प्यासी मर जाए, क्या पता वहां पर रेगिस्तान हो, मुझे भौगोलिक स्थितियों का नहीं पता, मुझे वहां राजा कौन है, मुख्य केंद्र कौन है उसका नहीं पता। ये सब सोचकर बाबर शाना आदमी था, तुम्हारे जैसे नहीं था, तो बाबर वो वापस लौट गया, वापस अपने यहाँ से फरगना लौट गया। अब दुनिया को क्या लगा कि बाबर यहाँ आया, बाबर ने हमला किया, लूटपाट की और वापस चला गया। अब दुनिया की नजर में बाबर क्या हो गया, बाबर हो गया जी लुटेरा। क्या हो गया बाबर, बाबर हो गया लुटेरा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो उस समय हम देखें भारत की स्थिति क्या थी, उस समय भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी। अगर हम उस समय भारत की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करें, अगर हम उस समय भारत की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत पे किसका राज था, 1519 की बातें चल रही है। इस समय में भारत पर शासन के दो केंद्र थे। पहला केंद्र देखिए, मैं आपको एक बार यहाँ ले चलता हूँ मैप पर, देखिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ हमारा एक केंद्र हुआ करता था दिल्ली और दूसरा हमारा केंद्र था आगरा। दिल्ली जो था मुख्य केंद्र था और आगरा जो था उप केंद्र था। 1519 की बात की जाए तो उस समय में दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, और लोधी वंश का कौन सा राजा, इब्राहिम लोधी। कौन, इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा हुआ था। इब्राहिम लोधी अपना आप में बहुत विशाल है, जैसे सोचता था मेरे पास 5 लाख की सेना, कितने लाख की, 5 लाख की सेना, मतलब मुझे कौन हरा सकता है। इब्राहिम लोधी का जिक्र करें तो इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख की सेना थी। तो मामला क्या हुआ, इब्राहिम लोधी को हमारे राजस्थान के एक बहुत महान राजा हुए जिनका नाम हुआ राणा सांगा। क्या नाम हुआ, राणा सांगा, महाराणा सांगा थे ये। अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि आज तक के इतिहास में सबसे महान शासक कौन हुआ तो मेरी जुबान पर एक ही नाम आएगा, राणा सांगा। ऐसे महान आदमी थे, ऐसे महान राजा थे, ऐसे महान योद्धा थे। इनके शरीर पर इतने जख्म हो गए, आप लोग एक छोटा सा जख्म यहाँ ऐसा हमारे सुई भी लग जाए हम तो ऐसा हो जाता है कि दर्द। इनके तो शरीर पर 86 निशान तो गिन लिए लोगों ने, 86 तो पता नहीं कितने निशान थे, कितने जख्म थे। और युद्ध में लड़ते हुए इनका एक हाथ कट गया, एक पांव कट गया, एक आंख फूट गई, फिर भी ये बोले कि नहीं हम युद्ध लड़ेंगे। अब इतने महान शासक हुए, मामला बैठा तो बैठा कहां, गद्दार। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर रखवाड़ी कैसी। इसके खुद के ही मंत्रियों ने, इसके खुद के ही सामंतों ने इसको धोखा दे दिया। नहीं, ऐसे महान शासक ये गद्दार भारत में हुए तभी विदेशी ताकतें भारत में आई और भारत पर राज किया। नहीं किसी की हिम्मत नहीं होती थी भारत की तरफ आंख उठाने की, गद्दारों की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर राणा सांगा की हम बात करें तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा दिया था। एक बार 1517 और एक बार 1518। 1517 जो था खतौली का युद्ध और 1518 जो था बांदी का युद्ध। ये दोनों युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच लड़े गए और दोनों में इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा। तो बहुत महान शासक था राणा सांगा। तो आइए हम दिखाते हैं अपने मैप पे क्या हुआ। इधर राजस्थान की रियासत थी, राजस्थान की नहीं बल्कि यहाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा का कुछ भाग और इधर दक्षिण के बहुत सारे भाग, ये सब राणा सांगा के अधीन थे। राणा सांगा का कहा मानते थे, उनकी इज्जत करते थे। तो उस समय ये जो पंजाब क्षेत्र है जहां से इंट्रेंस है भारत का, जितने भी हमले हुए हैं आज तक भारत में सभी इसी रास्ते से हुए हैं। क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर से कोई नहीं आ सकता, इधर अरेबियन सी इधर से कोई नहीं आ सकता, ऊपर हमारा हिमालय उधर से कोई नहीं आ सकता। रास्ता बचा तो सिर्फ एक, ये पंजाब के रास्ता। यहीं से सारे हमले भारत पर हुए। जितने मोहम्मद गजनवी से ले लो, मोहम्मद बिन कासिम, इब्राहिम लोधी, बाबर, कितने भी हमले जो हम देखें ये सिर्फ एक ही रास्ते से आए,
सिकंदर का ले ले, सेल्यूकस निकेटर का, सब इसी रास्ते से हुए। तो यहाँ जो था, यहाँ की जो पहरेदारी कर रहा था, यहाँ की जो रक्षा कर रहा था, वो थे दौलत खान लोधी। कौन थे? दौलत खान लोधी। अब मामला बैठा क्या, दौलत खान लोधी को लगने लगा कि जितने हमले हो रहे सारे इस रास्ते से हो रहे, सबको मैं रोक रहा हूँ, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, जितने हमले हो रहे हैं सबको तो मैं रोक रहा हूँ। और राजा बना बैठा इब्राहिम लोधी। ये तो मामला जचा नहीं, राजा का वास्तविक हकदार तो मैं हूं, राजा का वास्तविक हकदार तो मैं हूं। तो चलिए भाई, ये मामला भी ठीक था। यहां इब्राहिम लोधी का चाचा, कौन? इब्राहिम लोधी का चाचा, वो ये सपने देख रहा है कि मेरे भाई के बाद तो राजा मैं बनना चाहिए था, बना दिया ये भतीजा। भतीजा तो किसी काम का नहीं, राजा तो वास्तविक मैं होना चाहिए। तब इब्राहिम लोधी ने कहा, चाचा जी आप भी दौलत खान लोधी जी के पास जाओ और वहां उनका थोड़ा सहयोग करो, अपनी सेना लेकर वहां जाओ, आप भी उस बॉर्डर में तैनात हो जाओ, क्योंकि सारे हमले वहीं से होते हैं। अब देखिए, इब्राहिम लोधी का चाचा और दौलत खान लोधी दोनों मिले, और मिलते ही वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। बोले भाई क्यों ना यार, मेरा ऐसा मन कर रहा है दिल्ली पे हमला कर दिया। तो इब्राहिम दौलत खान लोधी बोला, मुंह की बात छीन ली तुम तो, मेरा भी यही जिक्र है। बोला सही है, इब्राहिम लोधी को हरा दे, पूरे भारत पर अपना राज, आधा तेरा आधा मेरा। बोले यार प्लान तो जोर का है। बोले यार प्लान तो जोर का है, अकेला प्लान तो होगा कि ये बता तेरे पास कितनी सेना है, तेरे पास कितनी सेना है? बोला भाई साहब मेरे पास है सेना 20,000 की। कितने की? 20,000। बोला भाई साहब आपके पास? बोला मेरे पास भी 20,000 है, मार के 22-23,000 हो जाएगी। ठीक है, ठीक, टोटल मिला के कितनी हुई? 40-45,000। बोला 40-45,000। और इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख। ये तो मामला बैठा को नहीं, यहाँ दिल्ली जीतना ना भाई। तो बोला क्या करें? बोला मेरे दिमाग में प्लान है जोर का। बोला के? बोले एक आदमी है, अगर वो हमारा साथ दे तो हम इब्राहिम लोधी को यूं हरा दे चुटकियों में, 1 ही मिनट का काम होगा, खेलेगी मेरी। बोला कौन है? बोला यहाँ राणा सांगा। कौन? राणा सांगा। बोला वो अपनी मदद क्यों करेगा, वो तो खुद 2 बार हरा चुका इब्राहिम लोधी को, क्या पता हम उसके साथ मिलके इब्राहिम लोधी को हराते, वो फिर अपने को सलटाते, फिर मामला। बोले बात तो अभी ठीक है तेरी, तो क्या करा? तो दौलत खान लोधी बोले मेरे दिमाग में प्लान है जोर का, मैं एक आदमी जानू। बोला आप गुंडे बुला ले भाड़ा पे, भाड़े पे किराए पे गुंडे बुला ले, फिर मामला बैठा था। तो बोला ऐसा गुंडा कौन मिले? बोला एक लुटेरा है मेरी नजर में। बोले ऐसे लूटपाट करता चला जाता, उसको पता ऐसी ऐसी मशीनें हैं, आग फेंकती आग, मतलब तोपों का उस समय भारतवर्षियों को पता ही था तोप कैसी होती है। बोले आग फेंकती, ऐसा मामला है? हाँ। बोला चलो तो फिर चलो तो क्या हुआ? क्या होता ऐसे है, दोनों के दोनों पत्थर लिखते हैं बाबर को। क्या लिखते हैं? पत्थर। दोनों पत्थर लिखते हैं बाबर को। क्या लिखा? लेटर लिखा। लेटर समझ रहे हो ना, लेटर, लव लेटर नहीं लिखा। अब एक राजा दूसरे राजा को पत्थर लिखेगा, सहायता पत्थर, या कोई ऑफर देगा कि ऐसे ऐसे कर ले, तो उन्होंने पत्थर लिखा, डियर बाबर बात ऐसे ऐसे है, कैसे कैसे है। बोला यहाँ भारत के दिल्ली की गद्दी पर एक अयोग्य शासक बैठा है, आप आओ हम सभी मिलके उसको हटाएंगे और फिर जो होगा वो देख लेंगे। तो बाबर के पास पत्र गया, बाबर ने पढ़ा, बाबर ने सोचा कोई मामला ऐसे कैसे, कहीं इब्राहिम लोधी की कोई चाल तो नहीं, कहीं तेरे को बुला के तेरे को सलटा दे। तो बाबर ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, जवाब दिया ही नहीं। कुछ समय बाद रिस्पॉन्स नहीं आया तो दौलत खान लोधी ने फिर से एक पत्र लिखा, पत्थर पे पत्थर, जब तक बात न बने तब तक पत्थर पे पत्थर देते जाओ, क्या पता बात बढ़ जाए। यहाँ की बात है, तुम कहीं और दिमाग लगा रहे हो कहीं, ठीक है ना। तो फिर से पत्र लिखा, फिर से वही बात लिखी। तब बाबर ने सोचा यार बार बार पत्र आने लग रहा है, कुछ तो मामला, चलो चल के देखते हैं। तो बाबर अपनी सेना लेकर यहाँ पंजाब के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और जाके मिलता है दौलत खान लोधी से। बोलता बताओ भाई क्या क्या मामला है। बोले मामला की कोनी अड़े इब्राहिम लोधी है नुन्नू, वो हटा के रखा बढ़ जाए, बता कैसे कैसे करें। तो बाबर बोले पहले मेरे को बताओ क्या क्या मामला है,
कितनी सेना तुम्हारे पास? बोला हमारे पास 40,000 की सेना। तो बाबर ने सोचा भाई 50,000 है कि मेरे पास भी है, खूब होगी। बोला ले फिर क्या दिक्कत है, 50,000 मेरे पास कितनी होगी? बोला 90,000। बोला खूब होगी वो। बोला अब बताओ क्या करें? बाबर बोला अरे उसके पास कितनी है इब्राहिम लोधी के पास? तो दौलत खान लोधी बोला कोई 5-1 लाख। अल्लाह, बाबर का मामला साफ। बाबर की पलक की झपकड़ी बंद। ऐसे कहते हैं औसतन आदमी का दिल 72 बार धड़कता, उस समय बाबर का 200 बार धड़का होगा। और तेरी के तो गलत फंस गया बाबर तू। बाबर बोला भाईड़ा ऐसे है बात, मैं चल लिया मन ने की कौन सी राजपाट में दौड़ी काम चला ले मेरे फरगना में तामे ही जीतो। तो रोको रोको बाबर जी ऐसे नहीं है मामला, तुम रुको रुको अपन मिलके कुछ करते हैं मामला। एक शासक है हमारे ध्यान में, कौन है? बोला राणा सांगा। वो 2 बार हरा भी चुका है इब्राहिम लोधी को, क्यों ना उसका साथ ले ले। बाबर ने सोचा स्कीम तो जोरगी है, चलो। फिर वही पत्थर का सिलसिला फिर जारी हुआ। फिर बाबर ने पत्थर लिखा राणा सांगा को, और बाबर ने बाबरनामा में ये भी लिखा कि राणा सांगा जैसा योद्धा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इतना महान योद्धा था कि पूरी दुनिया पर भी शासन कर सकता था। लेकिन बात वही, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर रखवाली कैसी? तो हुआ क्या मामला? बाबर ने पत्थर लिखा राणा सांगा को, बोला डियर राणा सांगा बात है ऐसे ऐसे, मैं बाबर और क्यों ना हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोधी पर हमला करें और विजय प्राप्त करके आधा हिंदुस्तान तेरा आधा हिंदुस्तान मेरा। राणा सांगा के पास पत्थर पहुंचा। राणा सांगा ने पढ़ा यार बात तो जोर की है, आधा हिंदुस्तान मिला है। तो राणा सांगा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सब मंत्रियों को बैठा बोला बैठो बैठो भाई, बात ऐसे ऐसे है, आप ये बताओ मुझे हमें आधा हिंदुस्तान मिल जाए तो सब बोले जी जोर की स्कीम है, तो बहुत खुशी की बात, आधा मिल जाए तो कैसे मिले? बोले ऐसे ऐसे बात है, बाबर ने हमारे पास पत्थर भेजा और ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे हम दोनों मिलके लड़ेंगे, आधा हिंदुस्तान तेरा आधा मेरा। कहा जाता है इतिहास में कई जगह कहा जाता है, बाबरनामा में लिखा बाबर ने कि राणा सांगा ने मुझे हाँ कर दी थी कि मैं हाँ तेरा साथ दूंगा, लेकिन कई इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। तो कहा जाता है कि हाँ करने के बाद राणा सांगा ने मीटिंग बुलाई थी, वो जैसे भी है उसको क्या मानने अब जब स्पष्ट ही नहीं है। तो मीटिंग में पूछा भाई ऐसे ऐसे मामला है, बाबर ने ऐसे ऐसे ऑफर किया है। तब उसके सेनापति ने कहा क्यों महाराज आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? उसको तो हम पहले ही 2 बार हरा चुके हैं, बाबर की क्या जरूरत है? आप हुक्म दो, अब फिर पेल देंगे उसको। तो आपको आधा हिंदुस्तान मिल नहीं रहा, आप आधा हिंदुस्तान बाबर को दे रहे हैं। राणा सांगा का आई दिमाग में यार बात तो अब ही सही है, चलो डील कैंसिल कौन जावा, ठीक है। तो कहा जाता है उधर बाबर को लगा अब राणा सांगा आएगा, तो क्या किया ऐसा मामला करके बाबर ने चुनौती दे दी किसको? इब्राहिम लोधी को, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बोला इब्राहिम लोधी आजा, और अपनी सेना लेकर यहाँ आ गया। यहाँ कहाँ? पानीपत के मैदान में। पानीपत कहाँ पड़ता है? पानीपत हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा इसीलिए फेमस है, किसी की लड़ाई हो आना हरियाणा में, और बाबर लोधी की लड़ाई हुई तो हरियाणा। महाभारत करा दी कृष्ण ने, बोला कड़ लड़ा, बोले और कुरुक्षेत्र चला वो हरियाणा। लड़ाई जितनी भी रोड़े माचे ना सारे हरियाणा में, हरियाणा काम ही सा, समझ गए? तो ठीक है। तो पानीपत के मैदान में सेना आ गई, इधर बाबर अपनी सेना लेके आ गया, और उधर इब्राहिम लोधी ने तैयारी कर ली जंग की। उधर बाबर इंतजार कर रहा है, दिया तोहफा देख रहा है, मेरा सांगा आएगा, मेरा सांगा आएगा। कोई घोड़ों की थोड़ी सी आवाज हो तो बाबर देखता मेरा सांगा आ गया, नहीं। उधर से थोड़ी आवाज आए मेरा सांगा आ गया, नहीं। तभी एक जोरदार आवाज, जोरदार सेना की गर्जना, घोड़े हाथी, बड़ी विशाल सेना। बाबर चढ़ा ऊपर अपने छत पे और देखा है मेरा सांगा आ गया। सांगा तो आया नहीं, इब्राहिम लोधी आ गया 5 लाख की सेना लेके। अल्लाह, बाबर अचल नरक हो गया। तो क्या हुआ ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट नंबर 2। आगे का युद्ध पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो तब तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, और मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।